हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ अकाउंट्स। आई होप कि आपको लेक्चर 1 मेरा अच्छा लगा होगा। तो आज हम मूव करते हैं सेकेंड लेक्चर पे। आज हम जो अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गैप्स, जिसको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस भी कहते हैं। गैप्स का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? गैप्स आर कॉमन सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, policies which are developed in a country which helps in maintaining proper records of accounts. अब देखो, गैप्स क्या है? एक रूल्स है, रेगुलेशंस हैं जो कि डे बाय डे लोग जो है वो अपने आप इसको लेकर आए हैं। जनरली हर एक कंट्री में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं, जो कि डे बाय डे चेंज करते रहते हैं और डे बाय डे फॉलो किए जाते हैं, ताकि बिजनेस में एक यूनैनिमिटी, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी, मेंटेन कर सके। अगर यूनैनिमिटी होगी, अगर यूनिफॉर्मिटी होगी, तो बिजनेस क्या है, एक बिजनेस से अगर सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी, दूसरी कंपनी भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी, तो क्या होगा कि दो कंपनीज में हम आसानी से इजीली वे में हम उनको कंपेयर कर सकेंगे, उनके डाटा को। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉमन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जब हम फॉलो करेंगे, एक ही कंपनी अगर एक ईयर में जैसे सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करेगी, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम एक साल में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं और अगले साल हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी कि डिमिनिशिंग मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं, तो डाटा को हम आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वैसे ही सेम, इसीलिए अगर हम फर्स्ट ईयर में, एक कंपनी जो है फर्स्ट ईयर में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में, सेकेंड ईयर भी अगर वो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो कर रही है, तो वो डाटा को इजीली कंपेयर कर सकती है। इसीलिए जो गैप्स है वो फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस है, तो इसीलिए आप इसको रिकॉर्ड करें। हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें नोट करने वाला है वो है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स। बिजनेस और बिजनेसमैन जो है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन्स है। बिजनेस की, और हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिजनेसमैन कोई बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो भी हम वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर कोई ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेसमैन कोई पैसा लेके आता है बिजनेस में, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो वो बहुत
जो पैसा लेके आया है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। कैश और एनी अमाउंट invested by proprietor in the business is called capital। अगर वो कंपनी में पैसा लेके आया है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर उसने कोई कैश या फिर गुड्स विड्रॉ किए हैं from the business for personal use, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, तो अगर कोई पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, इसको बोलेंगे कैपिटल, वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तब भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। और बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कि उसका अपना नेम है, उसकी अपनी एक पहचान है इन द आइज ऑफ लॉ। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो सेकंड पॉइंट पे मूव करने से पहले मैं आपको बोलूँगी एक बार फिर से आप इसको गो थ्रू करें, ताकि मैं सेकंड पॉइंट पे मूव करूँ। तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड पॉइंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है वो उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो कि क्वांटिटेटिव नेचर में है, जो कि मनी टर्म्स में है। जो क्वालिटेटिव नेचर में है ट्रांजैक्शन, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे किसी पर्सन की ऑनेस्टी, उसकी पंक्चुअलिटी, उसकी सिंसियरिटी, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, वही ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है जो कि एक क्वांटिटेटिव नेचर में है, मनी टर्म्स में है। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? रिकॉर्ड्स ओनली दोज transactions, record only those transactions which are in money terms। इग्नोर करेगा क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को या टर्म्स को। लाइक मैंने अभी आपको बताया, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एक्सेट्रा। आप इसको नोट कर लीजिए। ये था सेकंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को नोट करते जाना। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके पीछे जाके आप इसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? बिजनेस क्लोज नहीं करता अपने अकाउंट्स, मतलब बिजनेस अकाउंट्स क्लोज करने के साथ साथ बिजनेस क्लोज नहीं कर देता। बिजनेस जो है वो चलता रहता है, वो सिर्फ अकाउंट्स को क्लोज करता है बिजनेस के।
इसीलिए हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसको वो फॉलो इस कंसेप्ट को फॉलो करके वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। हमारे इंडिया में दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड है, एक है कैलेंडर ईयर, कुछ कंपनीज कैलेंडर ईयर फॉलो करती है और कुछ जो है फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। कैलेंडर ईयर जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अब क्या है इन दोनों में डिफरेंस और कौन सी जो कंपनी को कौन सा ईयर जो है वो एज एन अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो अकाउंटिंग पीरियड में अगर बात करें कैलेंडर ईयर की, तो कैलेंडर ईयर फॉलो तो कर लेती है बहुत सारी कंपनीज, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको जो टैक्स जो रेवेन्यू जो काउंट करना होता है, जो कैलकुलेट करना होता है, वो करना होता है एज पर द फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनीज क्या है, अगर वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली अपना डाटा प्रिपेयर कर लेती है, अगर वो अपने अकाउंट्स जो है वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली मेंटेन करती है, तो वो जो डाटा है उसको वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली तो प्रिपेयर करेगी, उसको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली भी अपना डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि उसको 2 सेट ऑफ बुक्स जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, उनको वो भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली भी और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली भी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसीलिए कंपनीज को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना चाहिए ताकि उनके लिए बर्डन जो है वो कम हो सके। इसीलिए सारी कंपनीज को फाइनेंशियल ईयर को एज एन अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना चाहिए। और बुक्स जो है वो एज पर द अकाउंटिंग ईयर क्यों हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे बुक्स बनाते जाएंगे क्लोज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक साल में या कुछ टाइम पीरियड के बाद कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसी बुक्स बनाएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड यानी कि आफ्टर एन अकाउंटिंग ईयर उनको बुक्स को क्लोज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू जज द प्रॉफिट और लॉस। और अगर लॉस हो रहा है कंपनी में तो वो क्या कर सकते हैं, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के स्ट्रेटजीज वो अरेंज कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आगे कैसे और प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करें, तो वो भी वो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना, कंसेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको थर्ड कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट आप इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। Now move to the next concept. आप वीडियो को पॉज करके आप पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हम फोर्थ कंसेप्ट पे आते हैं। Now next concept is going concern कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये कहता है कि जो बिजनेस है उसकी एग्जिस्टेंस परपेचुअल है, बिजनेस जो है वो चलता रहता है। आफ्टर एन अकाउंटिंग पीरियड अकाउंट्स जो है वो क्लोज तो कर दिए जाते हैं लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता, ठीक है। बिजनेस जो है उसकी एग्जिस्टेंस तभी खत्म हो जाएगी जब बिजनेसमैन चाहेगा। आफ्टर एन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस क्लोज नहीं कर देंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेज है, जो क्लोजिंग बैलेंसेज है, वो अगले साल में यानी कि नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेज, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का कहना यही है कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा, वो बंद नहीं किया विदाउट द विल ऑफ द बिजनेसमैन बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस की क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट, जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको क्या कर दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस यानी कि ब्रॉट डाउन किया जाएगा टू द जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस है, ठीक है, उनको ब्रॉट डाउन किया जाएगा टू द नेक्स्ट ईयर एज एन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है।
तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है विदाउट द इंटेंशन ऑफ द और विदाउट द विल ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेस जो है वो क्लोज नहीं किया जाता, सिर्फ बुक्स क्लोज की जाती है आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लेना। जो नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट का, फिफ्थ कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर सपोज करो कि मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा था, यानी कि 10 रुपए में इसको परचेज किया था, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़। अगर इसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि अब अगर मैं देखूँ मार्केट में इसका प्राइस कितना हो जाता है ₹12, तो मैं क्या करूँगी? मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करूँगी। मुझे क्या करना है? मुझे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही रिकॉर्ड करनी है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है इन द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो ये एक एक्सेप्शन है कॉस्ट कंसेप्ट का। पूछ लिया जाता है कि फिर पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जो क्लोजिंग स्टॉक है कौन सा ऐसा कंसेप्ट है वो कहता है कि वो नहीं कहता कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, तो क्या किया जाता है? अगर सपोज करो यही मार्केट मैंने 10 रुपए में खरीदा था, अब उसकी मार्केट वैल्यू 8 हो गई, तो मुझे कौन सी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है? 8 रुपीज़। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में मुझे वो डालनी है जो कॉस्ट कम है, विच एवर इज लेस। तो आप इस कंसेप्ट को भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट इज अक्रूवल कंसेप्ट। जो हमारी इंडिया है, दो तरह की अकाउंटिंग जो है वो फॉलो किया जाता है। एक है अकाउंट जो इंडिया में बेसिकली फॉलो किया जाता है अक्रूवल और कैश कंसेप्ट। एक और होता है हाइब्रिड, बट वो फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया में ज़्यादातर जो है मेनली अक्रूवल ही कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आओ देखते हैं अक्रूवल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। अक्रूवल, जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो कहता है कि जो एक्सपेंसेस पेड है उसको भी रिकॉर्ड करो, जो एक्सपेंसेस अभी ड्यू है बट नॉट पेड, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, उसको भी रिकॉर्ड करो, और जो इनकम रिसीव कर ली है उसको भी रिकॉर्ड करो, जो इनकम ड्यू नॉट रिसीव्ड आफ्टर रियलाइजेशन वो भी रिकॉर्ड करो। तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि एक साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन, चाहे कि वो उसकी पेमेंट हो गई है, चाहे कि वो पेबल है, अभी कोई ट्रांजैक्शन, कोई इनकम रिसीव हो गई है या होने वाली है उसी ईयर में, तो हम क्या करेंगे? उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। और लेकिन अगर इसी को एक्सप्लेन करते करते अगर मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात करूँ, वो क्या कहता है? कोई बात नहीं, बिजनेस जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा,
तो आप आज के जो इस ईयर के एक्सपेंसेस है आप अगले साल में भी डाल सकते हो। वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है, लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इस साल में जो एक्सपेंसेस है वो इसी साल में आपने डालने चाहे कि मतलब कि आपने पूरी अपनी लिस्ट शो करनी है, चाहे वो एक्सपेंस पे किया गया है चाहे वो एक्सपेंस पे नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज पेड, वेदर इट इज पेड और नॉट, वेदर इट इज रिसीव और रिसीवेबल। इसको हम मर्केंटाइल कंसेप्ट भी कहते हैं, मर्केंटाइल कंसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, इस कंसेप्ट को भी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। आप पॉज करके इसको रिकॉर्ड अच्छे से लिख लेना। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सेवेंथ कंसेप्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि जो इनकम रिसीव कर ली है वो भी रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, जो इनकम रिसीव अभी ड्यू है, रिसीव नहीं की, बट आफ्टर रियलाइजेशन। अब देखो दो एग्जांपल लेते हैं। एक जो है, एक कस्टमर आता है मेरे पास, वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है, कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, उसकी इंक्वायरी करता है, प्राइस उसका पूछता है और मुझे कहता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मैं उसको सब बता देती हूँ, लेकिन वो क्या करता है, ऑर्डर प्लेस नहीं करता। ठीक है, तब तक मैं उसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड कर लूँ जब तक कि वो मुझे अपनी एक कोई श्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। अब देखो ऐसा एक कस्टमर तो चला गया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कस्टमर मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि हाँ भाई इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो मैं इसको सब बता देती हूँ, तो वो ऑर्डर भी प्लेस कर देता है, उसकी हाफ अमाउंट या कह लो कुछ अमाउंट मुझे पे कर देता है। यानी कि उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी कि आज मैं आपको जैसे कोई अगर उसने मेरे से चीज़ परचेज की है वो 10,000 की, उसने मुझे 2,000 दे दिया। ठीक है, और मैंने उसको एक बिल ड्रॉ कर दी कि आप मुझे इस टाइम पीरियड विद दिस टाइम पीरियड मुझे अपनी बाकी की अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी पे कर देना। तो वो मुझे एक श्योरिटी प्रोवाइड कर दी उसने, क्योंकि उसने मुझे 2,000 रुपीज़ पे किया है। तो वो क्या है, इनकम रिसीव्ड नॉट अभी इनकम ड्यू बट नॉट अब रिसीव्ड आफ्टर रियलाइजेशन। मुझे एक्सेप्टेंस दे दी एक। ठीक है, उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन जो है ये मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगी, नॉट अ फर्स्ट एंट्री। ठीक है, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि जब आपको एक ट्रांजैक्शन के बारे में आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, अगर आपको कोई एक श्योरिटी मिल जाए, तभी आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज अगर कोई इंक्वायरी करके जाता है, प्राइस पूछ के जाता है, क्वालिटी पूछता है, तो उसी से ये नहीं हम जज कर सकते कि उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। ठीक है, जब तक वो ऑर्डर नहीं प्लेस करता, कुछ मुझे पैसे नहीं देता, कुछ अमाउंट उस पूरी पार्ट की, तो तब तक मैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, now move to the next point. Dual concept, dual entry concept या डबल एंट्री कंसेप्ट भी बोल सकते हो, डुअल एस्पेक्ट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो एवरी ट्रांसैक्शन should have डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो उसका कुछ डेबिट भी होगा, कुछ क्रेडिट भी होगा। ठीक है, अगर मैं किसी एक ट्रांजैक्शन की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। ठीक है, अब इसमें मुझे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री सिस्टम होगा। एक ट्रांजैक्शन को मैं एक एस्पेक्ट को डेबिट करूंगी, एक एस्पेक्ट को क्रेडिट करूंगी। वो भी बताऊंगी मैं आपको आगे जाकर कि कैसे डेबिट और क्रेडिट जो है किस रूल के बेसिस पे, किन रूल के बेसिस पे हम इनको डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो इसमें पहले सिर्फ मैं आज आपको इतना ही बताऊंगी कि कौन कौन से दो अकाउंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है परचेज गुड्स, और सेकंड मुझे क्या शो कर रहा है, इस एंट्री से क्या पता चल रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक अकाउंट तो ये हो गया मेरा एक अकाउंट,
ये हो गया। तो इन दोनों अकाउंट में से मैं क्या करूँगी, एक अकाउंट को डेबिट करूँगी, एक को क्रेडिट करूँगी। ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप पहले इसको रिकॉर्ड कर लेना, आप इसको पहले नोट कर लेना। अब मैं नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, इसका जो फंडामेंटल रूल है वो क्या, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम बोलेंगे ऑनर्स इक्विटी, जो ऑनर पैसा लेके आता है, और जो लायबिलिटीज है वो क्या है, आउटसाइडर्स। ठीक है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसको हम जैसे मर्जी कह सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसे आ जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो आपको इसके बेसिस पे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस इक्वेशन को, दिस इज द फंडामेंटल, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, आप नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। 9th पॉइंट इज मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट में क्या कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो साल के एक्सपेंसेस है उसी साल में आप शो करो, चाहे वो पे किए हैं चाहे वो पे नहीं किए अभी, चाहे आपने कोई इनकम रिसीव की है चाहे कोई इनकम आपने अभी नहीं रिसीव की, तब भी आपने उसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स उसी साल में शो करनी है, तभी आपका ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस जो है वो शो होगा। अगर आप कहो कि आप नेक्स्ट ईयर में शो कर दोगे, ठीक है, तो आपका ट्रू प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप नहीं काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जिस साल के एक्सपेंसेस इनकम्स हैं आपने उसी साल में शो करने हैं। अगर मैं बात करूँ गोइंग कंसर्न की, वही बात, बिजनेस कंटिन्यू रहना है तो बिजनेस के एक्सपेंसेस जो नहीं पे किए वो नेक्स्ट ईयर में भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, इनकम नहीं रिसीव की जो नेक्स्ट ईयर में रिसीव करोगे आप नेक्स्ट ईयर में शो करोगे, नहीं, आपने इसी साल के एक्सपेंसेस और इसी साल की जो इनकम्स हैं वो आपने मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली उसी साल में शो करनी है, तभी आपका ट्रू प्रॉफिट और लॉस शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो बिजनेस है वो एक्सपेंसेस पे भी रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, जो एक्सपेंसेस उसने पे कर दिए वो भी रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो भी रिकॉर्ड कर देगा। एक वर्ड है कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी मींस कि जो लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर इन फ्यूचर, वो लायबिलिटी हो भी सकती है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकती। ठीक है, सपोज करो डेटर्स है, ठीक है, कुछ डेटर्स जो है वो हमें हमसे ऑन क्रेडिट हमसे परचेज कर लेते हैं गुड्स। ठीक है, तो कल को जाके वो पैसा वापस कर भी सकते हो सकते हैं कुछ पार्ट ना भी पे करे कुछ डेटर्स, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बैड डेट्स। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या करती हूँ, प्रोविजन प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, मैं पहले से ही कुछ पैसा एज ए प्रोविजन यानी कि एज ए रिजर्व में रख लूँगी, ताकि अगर मेरे को लॉस होता है तो मुझे वो उस प्रोविजन में से मैं यूज़ करके अपना दोबारा से उसको सेम लेवल पे कर सकूँ। ठीक है, ये तो थी लायबिलिटीज़ की बात। अगर मैं बात करूँ इनकम रिसीव्ड, ये भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। ठीक है, इनकम ड्यू यानी कि इनकम आउटस्टैंडिंग भी मैं शो कर दूँगी। ठीक है, लेकिन कोई कंटीजेंट एसेट नहीं मैं शो करती। ठीक है, कोई कंटीजेंट एसेट की बात नहीं होती। ठीक है, लायबिलिटीज के लिए हम पहले से तैयार रखते हैं, बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी हम बिजनेस में ऐड ऑन करते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए कंटीजेंट एसेट का कोई रोल नहीं होता। तो कंजर्वेटिज्म यही हमें कहता है कि आपको बिजनेस में जो लॉसेस है, बिजनेस में जो लायबिलिटीज हो सकती है इन फ्यूचर, आपको हमेशा से पहले से ही अपने बिजनेस को या अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ये मार्कर आपको बताया, ठीक है, मार्कर अगर मैं मार्केट में से 10 रुपये का परचेज करती हूँ, कल को जाके इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक will be valued on cost price और net realizable value यानी कि market value whichever is less, ठीक है। अब अगर ये पेन 10 रुपए का था, अब मार्केट में इसकी 8 रुपए की वैल्यू चल रही है, ठीक है, ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को ₹8 पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हो तो क्या रहा है मुझे, लॉस, तो उसके लिए मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा जो मैंने आपको कंसेप्ट कन्वेंशन करवाया है, आपका एक पॉइंट जो है वो मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक पॉइंट जो था वो बहुत, आप इसको नोट कर लेना। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आपने शो करनी है बिजनेस में, ठीक है। अगर आप एक भी ट्रांजैक्शन मिस कर दोगे तो वही सेम चीज़, आप प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड कर पाओगे अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर, कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपने सीक्रेट नहीं रखना है एज, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट यही कहता है कि आपकी बिजनेस की ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है आपने, और आपने फुल डिस्क्लोज करके रखना है, बिजनेस में कुछ भी छिपा के नहीं रखना, क्योंकि आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, इसलिए आपको अपनी कंपनी को प्रॉपर्टी आपने डिस्क्लोज करना है अपनी पार्टीज को, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर यही कंसेप्ट कहता है कि आपने अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज का फेथ बनाने के लिए उनको कभी भी धोखे में नहीं रखना, और उस हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने किसी से गुड्स परचेज किए तो उसका एक इनवॉइस बिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब देखो कुछ ट्रांजैक्शंस को वो क्या कहता है कि वही सारी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो ट्रांजैक्शन मटेरियल जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। अगर अकाउंटेंट है, ठीक है, अकाउंटेंट का काम होता है एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अकाउंटेंट को इतना लगता है कि अगर उसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सपोज करो कोई स्टैंप ड्यूटी है, कोई ऐसी छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है जैसे कि स्टेशनरी की कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, उसको रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन को स्किप भी कर सकता है। तो मटेरियलिस्टिक क्या कहता है कि आपने ट्रांजैक्शन को हर एक रिकॉर्ड करना, लेकिन अगर कोई इफेक्ट नहीं डालती प्रॉफिट के ऊपर तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, चाहे वो छोटी मैग्नीट्यूड की है चाहे वो बड़ी मैग्नीट्यूड की वैल्यू की अमाउंट की ट्रांजैक्शन, आपने हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों जो है कंसेप्ट आपस में ही क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट और कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।